हेलो स्टूडेंट, नवांकुर डिजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बलेचा इत्यादि। यहाँ बूझो ने कहा कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इनका उपयोग खेतों में किसान फसल उगाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, किसान फसल क्यों उगाते हैं? क्योंकि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आप सबको याद होगा, ये कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? जंतुओं के भोजन का स्रोत है फसल, पेड़ पौधे इत्यादि। कृषि की पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य धूमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, चावल, गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन करना सीखा और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। अब हम ये जानते हैं कि फसल क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे लगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों को वर्गीकृत कर सकते हैं। मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। अब यहाँ भी आपको क्वेश्चन बनता है कि मोटे तौर पर फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। खरीफ। नंबर 1, खरीफ की फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी की फसलें शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। अब कई बार हम बच्चों पढ़ते हैं और क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं इस तरीके से, एक छोटा सा उदाहरण लेकर या सोचकर कि जब हमारे पेपर चलते हैं तब रबी की फसलें काटी जाती हैं, यानी कि गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि रबी की फसलें। इसके विपरीत धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली खरीफ की फसलें। बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों। आधारित फसल पद्धतियाँ। अब यहाँ पे पूछो, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि धान बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान के लिए, अतः इसको सिर्फ वर्षा ऋतु में उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। कौन कौन से क्रियाकलाप करने पड़ते हैं वो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठवां कटाई और फिर भंडारण। मिट्टी को तैयार करना, हम पहले पॉइंट के पर आते हैं, मिट्टी को तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पोला तथा पलटना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे जड़ें जो होती हैं वो भूमि में गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ों से सरलता से श्वसन क्रिया हो सकती है। पोली मिट्टी
मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर आपको बिल्कुल सिंपल है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पाठ में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको इसलिए पूरे पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम जुताई। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जुताई क्या है? मिट्टी को पलटने उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले कृषि के औजारों को अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हल। इस हल को आप सब बच्चों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। आजकल तो इसकी जगह ट्रैक्टर ट्रॉली ने ले ली है, लेकिन हल के द्वारा ज़रूर आप सभी ने हल को देखा होगा। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल में की जगह ले रहे हैं। अब हम दूसरे औजार की तरफ ध्यान देते हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है जिसके कारण एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेटर। इस कल्टीवेटर को तो आपने सभी ने अभी देखा ही होगा। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। अब हम आते हैं अगले चरण बुआई की ओर। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ तथा स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान हमेशा अच्छी उपज वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन किसान कैसे करते हैं? इसको करने के लिए हम सभी एक क्रियाकलाप को करते हैं। एक बीकर लीजिए। बीकर नहीं है आपके पास तो आप एक कटोरी ले सकते हैं जिसमें पानी को भर दीजिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने या चने के दाने डालिए और भली भांति हिलाइए। कुछ समय आप प्रतीक्षा करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ बीज ऊपर तैरने लगते हैं, कुछ बीज नीचे बैठ जाते हैं। वे बीज जो ऊपर तैरते हैं वे क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, खोखले होते हैं और इस कारण हल्के होते हैं और अतः बीज ये तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीजों को बोने के औजारों के बारे में भी जानना जरूरी है। ये औजार जो है, पहले हम परंपरागत औजार के बारे में पढ़ते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की
बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी में को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब हम आते हैं आधुनिक औजार सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक गए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बच्चों बूझों के द्वारा, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए? ये जो थैले रखे होते हैं बेटा, कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधशाला यानी नर्सरी में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य प्रकाश का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट पर, खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सब के बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम क्रियाकलाप 1.2। आप इसमें कुछ अंकुरित बीज लीजिए, जैसे कि मूंग और चने के बीज लीजिए। इनके छोटे आकार के बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे पौधों को आप छांट लीजिए। अब 3 ग्लास अथवा 1 से ही 3 पात्र लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसमें पानी की समान मात्रा आपको रोज़ डालना है और 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट करना है। क्या तीनों ग्लास के पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? किस ग्लास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस ग्लास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? तो आप देखेंगे कि जो आपका B पात्र है उसमें पौधों की वृद्धि सबसे अधिक होगी। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद में कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अलावा अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं
खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? उर्वरक मानव निर्मित लवण है। खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद को हम खेतों में, घर में बना सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी को पर्याप्त ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता से होते हैं और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब बच्चों, सारणी 1.1 के बाद आपको एक पॉइंट दिख रहा है, खाद के लाभ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि खाद के लाभ बताइए, या आपको एक क्वेश्चन बन सकता है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, क्यों? इसका मुख्य कारण है, नंबर 1, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। नंबर 3, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। नंबर 4, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल विशेष महत्व रखता है। हमारा जल बिना जीवन अधूरा है। इसी प्रकार से पौधों को भी वृद्धि के लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक एवं स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, सिंचाई क्या है? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में निर्भर होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें गर्मियों में बार बार पानी पीने का मन करता है, क्योंकि हमारे शरीर से पसीने के रूप में जल वाष्प निकलती है। ठीक वैसे ही हरे पेड़ पौधों के द्वारा भी होता है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ, क्योंकि पिछली गर्मियों में मेरे पेड़ पौधे सूख गए थे। ये बूझो भी जान गए हैं। सिंचाई के स्रोत: कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके: कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न प्रकार के हैं। मवेशी एवं मजदूरों द्वारा इन विधियों में का इस्तेमाल किया जाता है, अतः यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीकों के नाम निम्न प्रकार से: सबसे पहले है मोट, फिर दूसरा है चैन पंप, ढेकली और चौथा है रहट। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के आधुनिक साधन या आधुनिक विधियाँ: ये दो विधियाँ हैं जो मुख्यतः आपको दी गई हैं। पहली है छिड़काव तंत्र और दूसरी है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र: इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। यह पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फव्वारा चलता है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरी विधि होती है ड्रिप तंत्र। इस विधि में
जल बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान विधि है। अब हम आते हैं बच्चों कि खरपतवार से सुरक्षा। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट जो है वो बहुत ही उपयोगी पॉइंट है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके जो फसल उगाई है वो अब खराब ना हो, उसके लिए हम क्या उपाय करते हैं, किसान क्या उपाय करते हैं, इसके बारे में इसमें आपको बताया गया है। खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन बनता है कि खरपतवार किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बनता है बेटा कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, यानी निराई किसे कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिए जाते हैं। यह कार्य खुरपी या हैरों की सहायता से किया जाता है। कुछ रसायनों को छिड़काव करके भी खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D इत्यादि। अब आते हैं हम कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। यानी यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बन गया कि कटाई क्या है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। कटी गई फसल को से बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज को दानों को फटक कर बियोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं बच्चों। कटाई के पर्व, जब हमारी फसलें काटी जाती हैं तो बहुत सारे पर्वों को भी मनाया जाता है। किसान हर्षोल्लास मनाते हैं क्योंकि उनने कठोर परिश्रम के बाद अब उनकी फसलों को काटने का समय आ गया है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्या तथा बिहू जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों भंडारण। हमारी फसल कट गई, अब उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, उसमें कोई भी प्रकार के कीट उत्पन्न ना हो, इसलिए उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया हो तो वह खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे
अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे तथा कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। हमारे घर में नीम की सूखी पत्तियों के द्वारा भी भंडारण किया जाता है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। जंतुओं से भोजन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जंतुओं से भोजन। ये क्रियाकलाप, ये जो तालिका है, ये आपको पूर्ण करनी है कि जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इस सारणी को की पूर्ति के लिए पश्चात आप देखेंगे कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने सीखा कि फसल उत्पादन में के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घर में अथवा फार्म पर पलने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर इनको पाला जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पशुपालन। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक विटामिन डी या कॉड लिवर ऑयल किससे मिलता है? तो हमारा आंसर होगा मछली के द्वारा। अब हम अपने पाठ के अंतिम चरण में आए हैं। हमने अभी तक क्या सीखा? आपने क्या सीखा? पहला पॉइंट है, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। नंबर 2, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। नंबर 3, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। बच्चों ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट हैं उनसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल और पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों में को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। इसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। ये सारे बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं इत्यादि। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट है, कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथों या मशीनों से काटना। नेक्स्ट, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। यहाँ क्वेश्चन बनता है बच्चों, भंडारण क्यों आवश्यक है? और आखिरी है, पशुपालन किसे कहते हैं? पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं।